हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। हैदराबाद के एक वैक्सीन सेंटर पर आज 36,000 लोगों को टीका लगाया गया। 11 घंटे में 36,000 यानी हर घंटे 3,2500 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। नागपुर में आज से 12 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। टीके पर इन पॉजिटिव खबरों के साथ साथ कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हैरान करती हैं, टेंशन बढ़ाती हैं। मोबाइल पर कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। मोहल्ले की गलियों में वैक्सीन पर कुछ बातें चली हैं, उनका सच क्या है? आज हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर जाकर दिन भर की मेहनत के बाद कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं। इस रिपोर्ट में टीके पर उठ रहे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अरे हम भैया ना लगे बढ़िया टीका। नहीं टीका नहीं लगी। तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है, इसलिए कोई नहीं लगाया हमारे इधर। वो कोने पे एक लेडीज ने लगवाई, तीसरे दिन खत्म हो गई। को टीका लगवाए नपुंसकता होती है, मर्दानगी कम होती है। कोरोना की वैक्सीन जिंदगी बचाने वाली चीज है। इस टीके से किसी को डरने की जरूरत नहीं, किसी अफवाह में फंसने की जरूरत नहीं। लेकिन इसी वैक्सीन को लेकर जबरदस्त हल्ला मचा है। शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले क्या चल रहा है, आज हमने इसकी तहकीकात की। 6 शहरों में इंडिया टीवी के रिपोर्टर गली गली तक गए और चौंकाने वाली बातें पता चली। वैक्सीन लगाने का कोई जरूरत नहीं है, जो हम सुरक्षित है तो हम क्यों लगाए वैक्सीन? लोग बात कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे वैसे ही मर रहे हैं आदमी। वो लगाने का सब मर जाता है, सब मर जाता है। हाँ, क्या जिसको लगाया सब खत्म हो गया। जैसे किसी ने लगवाया मोहल्ले में, पता चला 10-15 दिन जिया, उसके बाद तबीयत खराब हुई, उसके 3-4 दिन के बाद मौत कर गया। सब कोई कह रहा है, सब कोई कह रहे हैं कि 1-2 दिन भैया बुखार आया और फिर कोई दवाई है भाई काम ही नहीं करती है। जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन को मौत बांटने वाला टीका कौन बता रहा है? कोरोना के टीके पर अफवाह कौन फैला रहा है? डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो सब पता चलेगा। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और वैक्सीन पॉलिसी बनाने वालों को आगे का रास्ता भी मिलेगा। मगर सबसे पहले वैक्सीन पर एक अच्छी तस्वीर देख लीजिए। हैदराबाद में आज रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ। हाईटेक्स एग्जीबिशन ग्राउंड में 300 काउंटर लगाए गए। वैक्सीन लगाने के लिए 700 नर्सों की ड्यूटी लगाई गई। सुबह 8 बजे काउंटर खोले तो वैक्सीन लगवाने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि हैदराबाद की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव में एक साथ 40,000 लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया था। वैक्सीन के लिए हैदराबाद के लोगों का जोश ऐसा दिखा कि सुबह 2 घंटे में ही 17,000 लोगों ने टीका लगवा लिया। बहुत ही अच्छा, क्योंकि वेल मैनेज्ड है, वॉलंटियर्स बहुत सारे हैं, बहुत ही अच्छे, जल्दी से हो गया और रुकना भी नहीं पड़ा, वेट टाइम बिल्कुल भी नहीं था। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, इट्स वेल मैनेज्ड और हमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विद इन 5 मिनट्स वैक्सीनेशन वाज डन। और इंतजाम भी अच्छा है यहाँ पे और हमको सहूलत के साथ मिल गया और कोई तकलीफ नहीं हुई। 2 मिनट में हो गया वैक्सीनेशन। इतनी कार्स देख के मैं सोची कितना लाइन होगा, कितना रश होगा। अभी तो अच्छा लग रहा, लेकिन फिर कल कैसा होता नहीं मालूम। बॉडी पेन्स आते वो बोल रहे ना, पहले से प्रिपेयर हो, बॉडी पेन्स आएंगे। तेलंगाना की सरकार ने पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई, तो वहां भी सब स्मूथ चला। न भीड़ भाड़, न धक्का मुक्की, हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन और ऑन द स्पॉट सुरक्षा का टीका। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शहरों में सब ठीक ठाक है और गांव में ही वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन है, तो आपको दिल्ली के गणेश नगर ले चलते हैं। दिल्ली सरकार के सचिवालय और शहर के सबसे व्यस्त ITO चौराहे से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर गणेश नगर की गली नंबर 1 में इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा। इस गली में 80% लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने ना तो वैक्सीन लगवाई है और ना ही लगवाना चाहते हैं। वैक्सीन लगवाने के पीछे का लॉजिक सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच में तरह तरह की अफवाहें हैं और ये अफवाहें अब जमीनी स्तर पर भी दिखने लगी हैं। दिल्ली जैसे इलाके में भी लोग वैक्सीन लगाने से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गणेश नगर में। गणेश नगर दरअसल पांडव नगर इलाके के ठीक बगल का ये पूरा इलाका है। इस इलाके में जब हम पहुंचे तो हमें लोगों से बात की, तो लोगों से बात करते हुए पता लगा कि कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसे लोग हमें यहाँ पर मिले जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और वो वैक्सीन लगवाना भी नहीं चाहते हैं। लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? यही नहीं लगवाना चाहते, घर में कोई है नहीं, हमें कुछ हो गया तो मेरे बच्चों के कौन है। तो किसने आपको कहा कि वैक्सीन लगाने से कुछ होगा? अरे सब कोई कह रहा है, सब कोई कह रहे हैं कि 1-2 दिन भैया बुखार आया और फिर कोई दवाई है भाई काम ही नहीं करती है।
और खत्म हो गई है, लेडीज से खत्म हो गई हैं। तो कोई समझाने आया आप लोगों यहाँ को? कोई नहीं आया बेटा, यहाँ कोई नहीं आया समझाने। बस ऐसी अफवाह चल रही है कि जिस चीज़ लगवाने से ऐसा ऐसा हो रहा। भैया हमने मेरे घर में कोई नहीं, मेरे तो ऊपर अभी 5 बच्चे हैं, अभी किसी की शादी भी नहीं हुई। आपने वैक्सीन लगवाई है? भैया मैंने तो डर के मारे लगवाई ना। किस बात का डर? देखो मेरे शुगर है, सांस मेरी फूलती है और थायराइड है। मैंने डर के मारे ना लगवाई। तो कोने पे एक लेडीज ने लगवाई, तीसरे दिन खत्म हो गई। थोड़े से कछु दिन चल जाए ऐसे ही बिना वैक्सीन के। छोटे बच्चा हमारे घर पे कोई है नहीं, हम ही भारी बुजुर्ग आदमी हैं, 2 का कहते हैं। हमने बुजुर्ग नहीं लगवाई है, हम जो बात है वही बताएंगे का कहते हैं। हम बेकार में आपने लगवाई है वैक्सीन? भैया मेरे को तो सांस की मर जाए, सांस फूलती है, मशीन लेते रहती हूँ, दवाई लेते रहती हूँ। भाई मैं तो ठीक ही ना रहती हूँ, बीमार रहती हूँ। मैं तो बीमार रहती हूँ, सांस की मर जाए मेरे को, और मैं दवाई लेते रहती हूँ, अब मशीन की भाप लेते रहती हूँ। लोग कहते हैं कि गणेश नगर की गली में वैक्सीन लगवाने के 3 दिन बाद एक महिला की मौत हो गई थी। मौत की असली वजह किसी को नहीं पता, लेकिन तब से ऐसा हल्ला मचा कि जो भी वैक्सीन लगवाएगा वो बच नहीं पाएगा। हमें कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन अफवाह और बीमार पड़ जाने के डर से टीका नहीं लगवा रहे। यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे अफवाह उड़ाई जा रही है कि वैक्सीन के थ्रू ये हो जाएगा, या किसी को कोई बीमारी है तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से लोगों के अंदर जो अनशिक्षित लोग हैं उन लोगों को बात तक गवर्नमेंट बात नहीं पहुंचा पा रही है सही से। और जहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह है वहाँ पे प्रॉपर लोग बात सही से नहीं करते हैं। एक बार को हिम्मत करके पहुँचते भी हैं वहाँ पे तो, लेकिन उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती है, लोग भगा देते हैं डिस्पेंसरी वाले कि कल आना या परसों आना। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लोगों के अंदर अफवाह फैली हुई है ज़्यादा। रजिस्ट्रेशन तो करा रखा है वैसे। आपको लगता नहीं है कि जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा ले उतना कम संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा? हाँ बिल्कुल लगता है। आप लोगों ने लगवाई है वैक्सीन? नहीं अभी नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाई? लगवाएंगे, बिल्कुल लगवाएंगे, लगवानी चाहिए तो लगवाएंगे भाई। संक्रमण तो हो चुके हैं हम तो, लेकिन अब बुखार सही होगा तभी तो लगवाएंगे। शाम को हल्का बुखार रहता है मेरे को, उस वजह से। तस्वीरों के जरिए अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये पूरा गणेश नगर का इलाका आप देखेंगे कि एक मकान और उससे दूसरा मकान दोनों बिल्कुल सटे हुए हैं और लोग बेहद नज़दीक यहाँ पर रह रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी को संक्रमण होता है तो उसका खतरा दूसरे लोगों को भी हो सकता है। और वैक्सीन को लेकर अफवाहों के बीच में ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि लोगों में डर इस बात का है, वो तरह तरह के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा। हालांकि कमी हमें यहाँ पर इस बात की भी लगे कि लोगों को जागरूक करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और वैक्सीन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। ईस्ट दिल्ली में गणेश नगर के बाद हम पहुंचे नॉर्थ दिल्ली के जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में भी वैक्सीन को लेकर अफवाहों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी अफवाह तो यही है कि वैक्सीन जानलेवा है। आपको लगता होगा कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार टीके की किल्लत से धीमी पड़ी है। जहांगीरपुरी आने पर पता चलता है कि वजह कुछ और है। इस वक्त राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हूँ। दरअसल यहाँ पर कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केसेस आए थे और यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के क्या ख्यालात हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। काका, लोगों के अंदर ये कहीं ना कहीं थोड़ा डर है कि वैक्सीन से जान जा सकती है, खून के थक्के जम सकते हैं। आप लोगों के मन में क्या है वैक्सीन को लेकर? डर तो लगता ही है, सब चीज़ें क्या चीज़ है वैक्सीन से जी। आपने वैक्सीन लगवाया? नहीं। क्यों नहीं लगवाया? उसके पीछे डर कोई? हर आदमी डरता है इससे, पता नहीं क्या बीमारी फैल सकती है क्या। लेकिन वो तो बीमारी ठीक करने के लिए है। अभी तो ये डर ही है सबको। नहीं, हम वैक्सीन लगाया नहीं और वैक्सीन लगाने भी नहीं चाहता। अच्छा, क्यों? क्योंकि वैक्सीनों में सुन रहा हूँ तो लोग मर जा रहे हैं वैक्सीन लगाने से, इसी कारण हम वैक्सीन नहीं लगा रहा हूँ। ऐसा किसने कहा कि मर रहे हैं लोग? ये समाचारों में, टीवियों में सब सुन रहा हूँ। अस्पतालों में जो वैक्सीन तो जान बचाने के लिए है ना। जान बचाने के लिए तो हम अच्छा सुरक्षित है तो वैक्सीन लगाने का जरूरत क्या है। अच्छा, जो बीमार में है उसको लगाया जाए। जब हमारा बीमार कुछ है ही नहीं, सही सलामत हूँ, तो हम लगाने का क्या जरूरत है वैक्सीन। अच्छा, ये आपके ख्यालात हैं, ये सभी ऐसा कहते हैं? ये तो हमारा ख्यालात और बाकी हमारा अड़ोस पड़ोसों का ख्यालात से हम कह रहा हूँ। अच्छा। जो वैक्सीन लगाने का कोई जरूरत नहीं है, जो हम सुरक्षित है तो हम क्यों लगाए वैक्सीन। आप बताएंगे वैक्सीन आपने लगवाई है? नहीं अभी नहीं लगवाई। अभी लोग बात कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे वैसे ही मर रहे हैं आदमी। रोहित शर्मा नाम है। आपने वैक्सीन लगवाई? नहीं मैम, क्यों नहीं लगवाई?
मैम यही दिखा रहे हैं सब जगह के इतने लोग मर गए हैं, मौतों का आंकड़ा इतना है जगह जगह। लेकिन वैक्सीन तो जान बचाने के लिए है ना। मैम सुरक्षित है, हम मास्क लगा रखा है हमने। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हैं, कोई हमारे को वैसे दिक्कत है नहीं। तो जरूरत महसूस नहीं होती? नहीं, जरूरत कोई महसूस नहीं। मोबाइल सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। अफवाह वाला वीडियो यहाँ तेजी से घूमता है। जिनको सही खबर और फर्जी तरीके से फैलाई गई अफवाह का अंतर नहीं पता, वो वैक्सीन को लेकर ज्यादा डर रहे हैं। जहांगीरपुरी में इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा पांडे ने कुछ ऐसी महिलाओं से भी बात की जिनके परिवार में 5 या 6 लोग हैं। अफवाहों में आकर इनमें से किसी ने भी कोरोना से बचाने वाला टीका नहीं लगवाया। हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो भविष्य में भी टीका लगवाने को तैयार नहीं है। वैक्सीन लगवाया? नहीं। आपका नाम क्या है? आसमा बीबी। और वैक्सीन ना लगवाने के पीछे क्या वजह है? कोई डर? वो लगाने का सब मर जाता है। सब मर जाता है। हाँ, क्या जिसको लगाया सब खत्म हो गया। लेडीज डॉक्टर भी था, वो भी खत्म हो गया। सबको मार दिया। वो सामने जो लेडीज डॉक्टर है वो भी 2 लगाने के बाद वो मर गया। बिल्कुल ठीक था, इसलिए तो डर से मारा में कोई नहीं लगाया। अच्छा जी नहीं। आपका नाम क्या है? अंसुरा। वैक्सीन क्यों नहीं लगवाया आप लोगों ने? वैक्सीन जो लगा रहे हैं वही सीरियस हो जा रहे हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जा रही है। लेकिन वैक्सीन तो लोगों को सुरक्षित बना रही है। ऐसा किसने कहा आपको कि लोग मर जा रहे हैं? ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो जिससे भी वैक्सीन लगाते हैं उनका तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाता है। हाँ, मर जा रहे हैं। मैम आंकड़े तो यही बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, मर रहे हैं। आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने वाले मर जा रहे हैं, ज्यादा मर रहे हैं। हाँ, ज्यादा मर रहे हैं। जी। ये आंकड़े कहाँ से मिले आपको? ये आंकड़े आप मोहल्ले पड़ोस से, तो जैसे किसी ने लगवाया मोहल्ले में, पता चला 10-15 दिन जिया, उसके बाद तबीयत खराब हुई, उसके 3-4 दिन के बाद मौत कर गया। 5-6 दिन में ही मर जा रही हो। वैक्सीन का दवाई आंकड़े तो नहीं है, पेपरों पे तो कुछ भी लिख दो, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो मोहल्ले पड़ोस में ही पता चलती है ना। मध्य प्रदेश की सरकार लोगों को वैक्सीन सेंटर तक बुलाने के लिए गांव में पीले चावल बंटवा रही है। कहीं कहीं मौलवी और पंडित भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद एमपी में वैक्सीन को लेकर तरह तरह के भ्रम फैले हुए हैं। भोपाल से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद गांव के लोगों ने वैक्सीन का बॉयकॉट कर रखा है। इंडिया टीवी के भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग अमिताभ इसकी वजह जानने के लिए सिकंदराबाद पहुंचे तो गांव के लोगों ने कैमरे पर जो बताया उसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लोगों में अपने आप में एक भय का माहौल है और वैक्सीन लगाने से कतराते नजर आ रहे हैं। लगातार इंडिया टीवी गांव-गांव जाकर पड़ताल कर रहा है कि वजह क्या है, क्या डर है लोगों को, किन अफवाहों का सामना करने के चलते वो वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। इस वक्त हम भोपाल से 22 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद गांव में हैं। इसके आसपास के तमाम गांव में अफवाहों के चलते लोग वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं और हम लोगों से बात करते हैं कि दरअसल रीजन क्या है, क्यों वो इस जो वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। आपका नाम? ब्रजेश चौक पे जी। ब्रजेश चौक पे। आप कहाँ? सिकंदराबाद। यही रहते हैं जी। तो आपने वैक्सीन लगवाई है? आप तो राजधानी के पास हैं। सर वैक्सीन नहीं लगवाई है क्योंकि वैक्सीन में अभी तो अफवाहें फैल रही हैं कि कोई बुखार आता है तो कोई मर जाता है तो तबीयत खराब हो जाती है, जो हो जाता है। जी नहीं, अभी नहीं। क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, बस नहीं लगवाना है क्योंकि सुना जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने से प्रॉब्लम्स हो रही हैं जी, इसीलिए। क्या प्रॉब्लम? किस तरीके की बात? मतलब शरीर में घबराहट सी होना और बीमार टाइप का होना, चक्कर आना, इसीलिए। अच्छा। बहुत सारे लोग मर भी चुके हैं वैक्सीन लगवाने से। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं गाँव में? ऐसा हम सुन रहे हैं। अच्छा जी, इसलिए हम डरते हैं, हमें डर लगता है, इसलिए हम नहीं लगवा सकते वैक्सीन। क्या करते हैं आप? मैं खेती किसानी करता हूँ। खेती किसानी जी। कोरोना चल रहा है? चल रहा है। बहुत खतरनाक बीमारी? बिल्कुल खतरनाक है। तो इसका बचाव मालूम है आपको? वैक्सीन लगवाना है? हाँ, सुना है, देखा है टीवी पे। तो लगवा लिया आपने? नहीं। क्यों? मैं नहीं लगवाऊँ। क्यों? अरे इससे लोग मर रहे हैं। ये किसने कहा? मैंने कहा। मैं कह रहा हूँ, मेरे पापा ने लगवाई थी वैक्सीन। तो क्या हुआ? बुखार आ गया, 3 रोज तक खटिया पे पड़े रहे। हाँ। तो सिकंदराबाद डॉक्टर साहब के पास में लेके आया। हाँ। इलाज करवाया, तब जाके ठीक हुए। हो गए ना ठीक? लेकिन हाँ, तो फिर वैक्सीन से थोड़ी हुए, वो तो इलाज से हुए। नपुंसकता फैल रही है इससे, जिसने भी कोई टीका लगवाया इससे नपुंसकता होती है, मर्दानगी कम होती है। ये कौन कह रहा है? अच्छा, आप एक चीज आप बोल रहे हो कि वैक्सीन लगवाने से मौत हो जाती है। आपके लेकिन पिताजी ने लगवाई, वो तो बच गए ना। तो बचे ना, मेरे पैसे से बचे ना, वैक्सीन से थोड़ी बचे। किसी को जान जाने का डर है, किसी को बीमार पड़ने का डर है, किसी को नपुंसक हो जाने का डर है। क्या वैक्सीन को लेकर उनका डर सच है? वैक्सीन कितना सुरक्षित है, इसके बारे में हमने देश के टॉप डॉक्टरों और वैक्सीन एक्सपर्ट से बात की। वैक्सीन पॉलिसी बनाने वाले बड़े अफसरों का भी इंटरव्यू लिया। उनकी बातों का सार बताएं तो
वैक्सीन से किसी की मौत नहीं होती, वैक्सीन लगाने से कोई नपुंसक नहीं होता। वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आना आम बात है। बुखार और शरीर दर्द 1 या 2 दिन रह सकता है। बुखार आने का मतलब है वैक्सीन काम कर रही है। भारत में फिलहाल 3 तरह की वैक्सीन लग रही है। कोरोना की तीनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वैक्सीन को 3 स्टेज के ट्रायल के बाद मंजूरी मिली है। कोरोना के टीके को लेकर हर जगह डर नहीं है। एमपी के ही बुरहानपुर में 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए ऑन साइट बुकिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो लंबी कतार लग गई। बुरहानपुर के वैक्सीनेशन सेंटर को जितना टारगेट दिया गया था उसका 106% यानी टारगेट से भी 6% ज्यादा टीका लगा। हालत यह हुई कि जिला प्रशासन को राज्य सरकार से वैक्सीन के एक्स्ट्रा डोज मांगने पड़े। इस तस्वीर का इंतजार देश के करोड़ों माँ बाप को था। महाराष्ट्र के नागपुर में पहली बार 12 से 18 साल के बच्चों पर कोरोना के टीके का ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है। 41 बच्चों के फर्स्ट बैच को कोवैक्सीन का टीका लगाया गया है। 28 दिन बाद इनको बूस्टर डोज लगाया जाएगा। इस दौरान हर बच्चे की सेहत पर नजर रखने के लिए डॉक्टरों की टीम तैयार की गई है। वैक्सीन का ये ट्रायल सक्सेसफुल होगा तो कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए भारत पहले से ज्यादा तैयार होगा। कोरोना वैक्सीन का हर डोज टेस्ट और ट्रायल में पास होने के बाद ही वैक्सीनेशन सेंटर तक भेजा जाता है। अफवाह फैलाने वाले ये सब नहीं सोचते, वो आगे पीछे नहीं देखते, बस जो मोबाइल पर आता है उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। अरे हम भैया ना लगे बढ़िया टीका। लखनऊ में इंडिया टीवी की ब्यूरो चीफ उस गांव में पहुंची जहां 3-4 हफ्ते पहले तक कोरोना हाई चल रहा था। तब यहां जान बचाने के लाले पड़ रहे थे। अब जबकि कोरोना डाउन हुआ है और गांव-गांव वैक्सीनेशन ड्राइव फुल फोर्स में चल रही है, वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी हैं। ये बंथरा के सरोजनी नगर का खुरौनी गांव है और यहाँ पर गांव में काफी ज्यादा कोरोना फैला था, मौत भी हुई, लोगों को कोरोना भी हुआ, लेकिन इस गांव में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। टीका बहुत सारे लोगों ने नहीं लगवाया। स्वस्थ है इसीलिए नहीं लगवाए हम। नारेंद्र भी सामने है। जितने लोग लगवाए हैं ना उनको बुखार आ रहा है निरंतर टीका लगवाने के कारण। तो है, बस यही कारण है, इसीलिए हम लोग नहीं लगवाए। लगवाई ना का जब तक हम स्वस्थ रहेंगे टीका नहीं लगवाएंगे। अपने गांव में कहा था मैं सबको कि मोदी झूठू मठाना बता रहा कोरोना गवाह हुए, ये के हमारे आदमी नहीं लगावे जा रहा। और क्या क्या कहते हैं लोग टीके को लेके? मास्क लगाइए। टीके को लेके क्या क्या कहते हैं? कहते हैं हम ना लगवे टीका, गांव में सूचित किन गवा बताओ तेरे भैया ये टीका विका सब बेकार चीज है। ये टीका विका ते नहीं, ये सब टीका लगवाते और मर जाए हो जाए, ये हमारे टीका नहीं लगवावती। कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, खुद को सुरक्षित रखना और इम्यूनिटी बढ़ाना। वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाकर वायरस से लड़ने की ताकत देती है। ये जिंदगी बचाने की चीज है। इसे मौत का सामान कहने वाले लोग सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि देश और समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। और कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर 2 भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई थ्योरी दी है। पुणे के रहने वाले इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि कोरोना वायरस से जुड़ता एक वायरस 2012 में भी चीन में पाया गया था। इस वायरस से चीन के कई खदान मजदूर बीमार पड़ गए थे। कोरोना वायरस के ओरिजिन की इस चौंकाने वाली रिसर्च पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना की बीमारी सबसे पहले 2012 में फैली थी। वुहान से 1600 किलोमीटर दूर मिला था वायरस। चीन ने लैब में मॉडिफाई किया नेचुरल वायरस। भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना का ओरिजिन खोज निकाला। इस समय पूरी दुनिया में पुणे के रहने वाले 2 भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल बाहोलिकर और डॉक्टर मोनाली राहलकर की चर्चा हो रही है। इन दोनों वैज्ञानिकों की थ्योरी सोशल मीडिया से लेकर डार्क वेब तक में वायरल हो रही है। दोनों ही वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार नए कोरोना वायरस को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। इन भारतीय वैज्ञानिकों की थ्योरी को आज दुनिया के कई वैज्ञानिक हाथों हाथ ले रहे हैं। पुणे के रहने वाले डॉक्टर राहुल बाहुलिकर और मोनाली राहलकर इस वक्त पूरी देश दुनिया के लिए हेडलाइन बने हुए हैं। दरअसल इन डॉक्टर्स ने साल 2020 में कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर एक पेपर लिखा था, लेकिन उस वक्त उनके इस पेपर को लेकर हर किसी ने उन्हें नज़रअंदाज किया, उन्हें तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब जब कोरोना वायरस के लैब से लीक होने की खबर सामने आ रही है, तब हर कोई
देश दुनिया से इन डॉक्टर्स को संपर्क कर रहे हैं और कोरोना वायरस को लेकर इस पेपर में जो कुछ लिखा गया था उसको लेकर उनसे और अधिक जानकारी की मांग कर रहे हैं। आपको बताते हैं डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मोनाली ने अप्रैल 2020 के पेपर में क्या लिखा है। इन वैज्ञानिकों ने लिखा था कि वर्ष 2012 के अप्रैल महीने में चीन के यूनान प्रांत में 6 खदान मजदूर अज्ञात निमोनिया से बीमार पड़े थे। ये मजदूर मोजियांग की खान में काम कर रहे थे। इसी खान से कोरोना वायरस के काफी मिलते जुलते RAT-G13 वायरस के सैंपल इकट्ठे किए गए थे। मोजियांग की खान से लिए गए ये वायरस सैंपल वुहान की लैब को भेजे गए थे। चमगादड़ों से वायरस के सैंपल इकट्ठे करने के दौरान ही 6 खदान कर्मी बीमार पड़े थे। इनमें से 3 की मौत हो गई थी। 2012 में कुछ लोग एक खान में गए थे। ये कॉपर की खान थी। मोजियांग करके जो प्रांत है साउथ ऑफ चाइना में, यूनान में, तो मोजियांग करके एक जगह है, वहां पे ये कॉपर की खान थी। वहां पे 6 लोग वहां पे गए थे। अब यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे चमगादड़ की जो गंदगी है, उनका जो फीकल मैटर है, तो उसे ये पूरी खान भर गई थी। उसको क्लीन करने के लिए ये 6 मजदूर इसके अंदर गए हुए थे। अब इनको क्या हुआ, तो इनको 14 दिन का 4 लोगों ने 14 दिन काम किया और 2 लोगों ने इसमें 4 या 5 दिन काम किया। उसके बाद उनको बुखार हो गया, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनको खांसी होने लगी। इसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मोनिका ही नहीं, दुनिया के कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नया कोरोना वायरस ही था जिसने चीन के उन खदान मजदूरों को 2012 में संक्रमित किया था। लेकिन तब ये वायरस इतना घातक नहीं था, क्योंकि इसके सैंपल बाद में वुहान की लैब में भेजे गए और 2019 में वहां कई रिसर्चर बीमार पड़े। तो जाहिर है कि मोजियांग की खदान में मिले वायरस और नए कोरोना वायरस में कोई संबंध तो है। अब ये जो वायरस इनको 2012 में मजदूरों को हुआ था, ये वायरस की वजह से हुआ था, ऐसा उस मास्टर थीसिस में लिखा हुआ है। और वहां के जो फेमस डॉक्टर है जोंग नानशान, उन्होंने भी इसको वायरल न्यूमोनिया करके बोला था। तो ये जो था वो ये प्रयोग नहीं था, लेकिन ये ऐसी सच में घटना हुई थी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शक के घेरे में तब आया जब मोजियांग में बीमार पड़े खदान मजदूरों के इलाज की एक रिपोर्ट चीन में पब्लिश हुई। इन मजदूरों का इलाज करने वाले चीन के डॉक्टर ली शू ने अपनी थीसिस में लिखा कि मजदूरों को तेज बुखार, सूखी खांसी, पैर में ऐंठन और कुछ मामलों में भयंकर सिर दर्द हो रहा था। आज ये सभी लक्षण कोविड-19 के सिम्टम माने जाते हैं। बीमार पड़े खदान मजदूरों का इलाज स्टेरॉयड, ब्लड थिनर और एंटीबायोटिक से किया गया था। आज कोविड-19 के मरीजों को भी इसी तरह से पूरी दुनिया में इलाज हो रहा है। इन खदान मजदूरों के सैंपल जब वुहान लैब भेजे गए थे, तब उनके अंदर चमगादड़ से मिलने वाले सार्स जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण मिला। ज़ेंगली, उनकी जो बैट वुमन है वो लीड कर रही थी। उन्होंने 3 साल तक उस बैट केव्स को उसकी जांच की और वहां से काफी सारे नमूने अपने लैब में लेके आए थे वो लोग। तो उसमें RAT-G13 करके जो सार्स का नजदीकी वायरस है वो उनको मिला था। अभी वो वायरस और अभी का जो वायरस है इसमें 4% का फर्क है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे मतलब ये पूछना है कि 2012 का वायरस कैसा था, लेकिन अभी हमें कंफर्म पता नहीं। लेकिन ये सार्स लाइक कोरोना वायरस जो कोविड की तरह ही हो सकता है, ये जो वायरस था वो। वैज्ञानिक मानते हैं एक बार इंसानों को संक्रमित करने के बाद RAT-G13 ने म्यूटेट होकर खुद को सार्स कोरोना वायरस 2 के रूप में तब्दील कर लिया, जो इंसानों में बेहद संक्रामक है। लेकिन यहां एक वैज्ञानिक पेच है। RAT-G13 वायरस और नए कोरोना वायरस की बनावट 96% मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह वायरस किसी और जानवर से होकर इंसानों तक पहुंचा। उस जानवर में RAT-G13 के अंदर इतने बदलाव आए होंगे जिससे यह कोरोना वायरस से 98% मिलने लगा होगा। एक बैट है, हॉर्सशू बैट, उससे एक निकटतम वायरस, कोरोना वायरस जो रैट का है उससे मिलता जुलता है ये हमारा कोविड-19 वाला वायरस। लेकिन उसका जो समानता है वो सिर्फ 96% है, जबकि अगर सीधा बैट से आया है तो वो 98% के आसपास होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये बीच में किसी और जानवर के थ्रू होके आया है। उस जानवर का भी ठीक से पता नहीं, कोई लोग पेंगुइन बोलते हैं, कोई कुछ और बोलता है, लेकिन उसका पता नहीं है। शायद भविष्य में पता चले।
इस महामारी को शुरू हुए 1.5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक यह पता नहीं चला है कि नया कोरोना वायरस किस इंटरमीडिएटरी जानवर से होकर आया या इसकी बनावट में उस 2% की छेड़छाड़ लैब में हुई। इस जानवर की पहचान कब तक हो सकेगी, इस बारे में दुनिया के टॉप वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। Has there ever been a pandemic that we know of that started in a laboratory somewhere? To our knowledge, no. Okay. If this were in fact a breach of protocols in China, if it did come out of a lab, that would be a first for the world, is that right? I believe so. There was a situation with an influenza where there was a suspicion that it might have escaped from a laboratory in Russia. But that has never been validated or confirmed. So have we found any animals that carry COVID-19 that could have been the source of the transmission to humans thus far? Thus far, not. I mean, if what you're referring to, Senator, is an intermediate host, right? We know clearly, for example, with SARS-CoV-1, that a bat virus went into a civet cat, which then transmitted it into the human population. With MERS, it was a bat to a camel to human. The intermediate host, if there is one, has not yet been found. And we've been looking for that intermediate host. Is that fair to say? That is fair to say, sir. नए कोरोना वायरस का चीन के यूनान सूबे से एक और कनेक्शन जुड़ता है। चीन में बैट वुमेन के नाम से मशहूर वुहान की रिसर्चर शी झेंगली अक्सर कोरोना वायरस के सैंपल के लिए यूनान प्रांत जाती रहती हैं। चीन के यूनान सूबे में चमगादड़ की कई नस्लें मिलती हैं। इनमें बहुत तरह के कोरोना वायरस पाए जाते हैं। 2003 में सार्स वायरस के प्रकोप के बाद चीन ने चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस पर रिसर्च काफी बढ़ा दी थी। शी झेंगली ने 2013 में यूनान की मोजियांग खदान से सार्स जैसे वायरस के सैंपल जुटाए थे। इस बारे में 2015 में चीन के 18 मिलिट्री साइंटिस्ट और हथियार विशेषज्ञों ने एक पेपर लिखा था। इस पेपर का शीर्षक था अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक बायोवेपन्स। इस पेपर में कोरोना वायरस परिवार के किसी सदस्य की जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की संभावना जताई जा रही थी। चीन के इन मिलिट्री वैज्ञानिकों ने कहा था कि वायरस की इंजीनियरिंग से इससे ऐसा जैविक हथियार बनाया जा सकता है जैसा दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। चीन के इन हथियार विशेषज्ञ और सैन्य वैज्ञानिकों ने लिखा था कि लैब में तैयार कोरोना वायरस की नई प्रजातियां जेनेटिक हथियारों के नए युग की शुरुआत करेंगे। ये लेख लिखने वालों ने जैविक हथियार के एक ऐसे हमले का ख्वाब देखा था जिससे दुश्मन की स्वास्थ्य व्यवस्था को तबाह किया जा सकता था। RATG13 और 7-8 ऐसे नए कोरोना वायरस उनको वहां मिले थे। फिर उधर के लोगों को जो न्यूमोनिया हुआ था उसमें जो लक्षण है और इसमें जो मतलब जैसे रक्त की गुठलियां जो होती है अभी कोविड-19 में, तो वो सारे लक्षण उसमें दिखे थे वहां मतलब ये जो खान में जो हुआ था। तो और जो ट्रीटमेंट जो मिली थी मतलब उनको क्या क्या दिया गया था, तो एंटीवायरल, स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल्स, ये भी ट्रीटमेंट अभी कोविड-19 से बहुत ही सिमिलर है। तो इसकी वजह से ये सब केस की जो है वो खुदाई होनी चाहिए, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसे मतलब ये जो अभी जो कोविड-19 महामारी फैली है वो लैब से शुरू हुई कि नहीं, ये सब हमें पता लगाने के लिए सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये नए फैक्ट सामने आने के बाद चीन की उस थ्योरी पर सवाल उठने लाजमी है जिसमें वो ये कहता रहा है कि कोरोना वायरस वुहान की वेट मार्केट से फैला या सबसे पहले कोविड-19 के मरीज वुहान में ही मिले। इसके साथ साथ चीन के उस दावे को लेकर भी सवाल उठने लगे कि आखिर वुहान की लैब में वो क्या रिसर्च हो रही थी जिससे वहां के रिसर्चर बीमार हो गए। फिर इस बीमारी को चीन ने छुपाया ही क्यों? वुहान की लैब से अमेरिका का भी गहरा ताल्लुक रहा है। कुछ ऐसे फैक्ट्स आए हैं जिनसे पता चला है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय या पेंटागन ने एक अमेरिकी एनजीओ इको हेल्थ अलायंस को $3.9 करोड़ दिए थे। इको हेल्थ अलायंस ने यह रकम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दी थी। इको हेल्थ अलायंस ने वुहान इंस्टीट्यूट को यह पैसे कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए दिए थे। अमेरिका के टॉप महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची को भी इस फंडिंग के बारे में जानकारी थी। इस मामले में डॉक्टर फाउची की अमेरिकी संसद में पेशी भी हो चुकी है, लेकिन वो लगातार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका ने 2003 के सार्स वायरस पर रिसर्च के लिए चीन को पैसे दिए थे। You think all the scientists have told the truth in terms of the origin of the Wuhan virus and not been influenced by the Communist Party of China, do you?
I don't have enough insight into the Communist Party in China to know the interactions between them and the scientists, sir. Right. Why are we giving them money in the first place? Well, that's a very good question, and thank you for giving me the opportunity to You're answer welcome. it. Well, SARS-CoV-1 started in China, in Guangdong province, and it went from a bat to a civet cat to a human. Yes, and excuse me, Doc, for interrupting you, but our time is so... Yeah, no, I'm going to be real quick. Our time is so limited. Why are we giving money to the labs in China to study virology? Well, I'm going to give you a rather succinct answer to that, sir. I appreciate that. And that's why I was saying the SARS-CoV-1, clearly the bats that have the viruses, that are the coronaviruses, are in China. As I said a couple of times, it's not in Fairfax County, Virginia, or is it in New York? It's in China. So if you want to show and study, importantly, the animal-human interface, That's where the bats are. Yeah, the bats. That's where the bats are. I want to be sure I understand your testimony. You didn't give money to the Wuhan lab to do gain-of-function research. That is correct. यहां पर डॉक्टर फाउची से बार बार यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अमेरिका ने चीन को गेन ऑफ फंक्शन की रिसर्च के लिए फंड दिया। इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है क्या। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किसी वायरस की जेनेटिक इंजीनियरिंग की होती है। वायरस जब एक होस्ट से दूसरे होस्ट या एक जीव से दूसरे जीव में जाता है तो कुछ नए गुण अपनाता है और उसकी कुछ खूबियां खत्म हो जाती हैं। ऐसा नेचुरल तरीके से होता है, लेकिन जब वायरस के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये बदलाव किए जाते हैं तो इसे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहते हैं। गेन ऑफ फंक्शन जो होता है वो ये एक चीज, जैसे वायरस जब म्यूटेट होते हैं तो उसमें कुछ उसके जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। कभी कभी ऐसे में एक नया गुण वो निकाल लेता है या उसको गेन कर लेता है, उसको गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जैसे कि वो फंक्शन पहले नहीं था वायरस में, अब वो नया फंक्शन आ गया। ये चीजें नॉर्मल म्यूटेशन से भी हो सकती हैं। हम जेनेटिक्स की फील्ड में जब हम काम करते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे म्यूटेशन मिलते हैं जिनको हम गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन या लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन बोलते हैं। तो अगर कोई फंक्शन जो है, कोई गुण जो है वो चला गया तो उसको लॉस ऑफ फंक्शन बोलेंगे, कोई नया गुण अगर आ गया तो उसको गेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। डॉक्टर एंथनी फाउची बार बार ये कहते रहे हैं कि उनकी जानकारी में अमेरिका ने वायरस पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए चीन को पैसे नहीं दिए, लेकिन ब्रिटिश अखबार डेली मेल का दावा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक पीटर डैशजैक को जरिया बनाया था। पीटर डैशजैक न्यूयॉर्क में एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है इको हेल्थ अलायंस। ये संगठन अमेरिका के वुहान इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वायरस पर रिसर्च करता है। इस रिसर्च की फंडिंग अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक शाखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज कर रहा था, जिसके निदेशक एंथनी फाउची हैं। डॉक्टर फाउची के निर्देशन में अमेरिका की 11 लैब्स में नए वायरस बनाने के प्रयोग किए जा रहे थे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी नेचुरल वायरस से लैब में वायरस बनाने का काम हो रहा था और इसके लिए वुहान के इंस्टीट्यूट को सीधे अमेरिकी सरकार से फंडिंग हो रही थी। चीन के वुहान लैब को अमेरिका की फंडिंग 24 अप्रैल 2020 को रोकी गई थी। 17 अप्रैल को ट्रंप ने इस फंडिंग की जांच के आदेश दिए थे और 24 अप्रैल 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वुहान के लैब की फंडिंग रोक दी। लेकिन अब नए फैक्ट सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस की वुहान लैब लीक थ्योरी मजबूत होती जा रही है। और बॉलीवुड की अजीम शख्सियत एक्टर दिलीप कुमार हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत अभी कैसी है, पूरी मेडिकल रिपोर्ट देखिए 8:40 पर। फौरन लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आपको दिखाएंगे बंगाल के 9-24 परगना की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।